सबसे महत्वपूर्ण जो चौसागढ़ की खुदाई में जो सामग्रियाँ मिली हैं, खास करके मृद मूर्तियाँ मिली हैं, वो अत्यंत ही दुर्लभ है। ये जो सामग्रियाँ हैं वो पूर्ण रूप से रामायण से संबंधित है, जो अभी तक बिहार में इतनी पुरानी रामायण से संबंधित टेराकोटा नहीं मिली थी। चौसा मृद मूर्ति दीर्घा चौसा टेराकोटा गैलरी के नाम से इसे, ये सारी इसमें जो सामग्रियां हैं गुप्तकालीन यानी 1600 वर्ष पहले की है। बक्सर की प्राचीन और पुरातात्विक विरासतों को सहेज कर रखने वाले सीताराम उपाध्याय संग्रहालय के लिए सन 2025 का वर्ष बहुत खास और महत्वपूर्ण उपलब्धियों वाला तब हो गया जब टेराकोटा की गुप्तकालीन कलाकृतियों से सज्जित संग्रहालय की नई गैलरी का शुभारंभ किया गया। संग्रहालय प्रभारी डॉक्टर शिव कुमार मिश्र की पहल और प्रयास से मूर्त इस गैलरी में संग्रहित ज्यादातर मृण मूर्तियां रामायण और महाभारत के कथा प्रसंगों, खासकर राम कथा से जुड़ी है। चूंकि ये मृण मूर्तियां साल 2011 से 2014 के बीच बक्सर के चौसा में हुए उत्खनन से प्राप्त हुई थीं, इसीलिए इस गैलरी को चौसा दीर्घा नाम दिया गया है। 2012-13 और 13-14 में चौसागढ़ का उत्खनन कराया गया था पुरातत्व निदेशालय के द्वारा, जिसके हमारे तत्कालीन निदेशक डॉक्टर उमेश द्विवेदी जी थे। उनके निर्देशन में खुदाई हुई, जिसमें अनेक दुर्लभ सामग्रियां प्राप्त हुई। पुरावशेष तो करीब 3000 से 3500 वर्ष पुरानी मिली, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात वहाँ की जो है वो मृण मूर्तियाँ हैं। जो महाभारत एवं रामायण से संबंधित जो मृण मूर्तियाँ हैं वो दुर्लभ हैं। वो हमारी देश के लिए ही नहीं पूरे संसार के लिए दुर्लभ है, और वो सारी सामग्रियाँ हमारे म्यूजियम में रखी हुई थी, जिसे हाल में ही जून 2025 में उसको विकसित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए एक प्रयास मैंने किया और एक नई गैलरी को हम लोगों ने बनाया, जिसे चौसा मृण मूर्ति दीर्घा चौसा टेराकोटा गैलरी के नाम से इसे, ये सारी इसमें जो सामग्रियां हैं गुप्तकालीन यानी 1600 वर्ष पहले की है। 1931 ईस्वी में चौसा के निकट गंगा के किनारे कुआं खुदाई के क्रम में ये मृण मूर्ति मिली थी। ये उस समय भी दुर्लभ थी, आज के समय में भी दुर्लभ है। ये रामायण से संबंधित है और इसमें राम, लक्ष्मण, हनुमान, अंगद, विभीषण को दिखाया गया है सीता को खोजते हुए। ये अत्यंत ही दुर्लभ है। ये पटना संग्रहालय में इसको प्रदर्शित किया गया है। इसको फोटो यहाँ लगा दिया गया ताकि हमारे यहाँ के जो दर्शक आएंगे उनको इनके बारे में जानकारी प्राप्त हो। हाल की जो 2012-13-14 में खुदाई हुई थी, उसमें जो मैंने बताया कि रामायण से संबंधित सामग्रियाँ मिली हैं, उसमें ये दुर्लभ है। इसमें आप देखेंगे कुंभकर्ण जो था रावण का भाई, उसको वध करने का दृश्य दिखाया गया है, जिसमें रामचंद्र जी उसको हत्या कर रहे हैं, लक्ष्मण जी हैं, हनुमान हैं, और वो बंदर एक है कि जो उसको आँख को खा रहा है। ये दिखा रहा है कि ये कुंभकर्ण जो था वो बंदरों को खा जाता था, तो उससे इतने गुस्से में वो थे कि उसका आँख खा रहे हैं। इसी तरह फिर ये कीर्तिमुख है, ये किन्नर का अंकन है। फिर ये सीता हरण का दृश्य है, ये भी दुर्लभ है। सीता जी को साधु के वेश में रावण आता है और उनका जो हरण करता है उसको इसमें दिखाया गया है। फिर एक बालक है और उसके पिताजी हैं, इनको दिखाया गया है। और ये गंधर्व जुगल का है और एक मस्तक है जिसमें केश विन्यास इसका बहुत दुर्लभ दिखा रहा है। फिर इसमें युवराज राम
और सीता का अंकन है। ये अत्यंत ही दुर्लभ है क्योंकि इसमें कुंभकर्ण, सुग्रीव और हनुमान का अंकन है। इनके छाती पर गुप्तकालीन ब्राह्मी स्क्रिप्ट में कुंभकर्ण अंकित किया गया है और सुग्रीव अंकित किया गया है। ये दुर्लभ है। इसी तरह ये जुगल का है, पति पत्नी का आप देख सकते हैं, और ये सिंह का अंकन है। ये सारे जो गुप्तकालीन और चौसागढ़ से मिली हुई है। फिर ये सब भी रामायण से संबंधित हैं। सब राम एवं वानर युद्ध कर रहे हैं। राम उनके पक्ष में सो बंदर जो अटैक करने की मुद्रा में है। फिर ये बंदरों का जो जंगल में उत्पात दिखा रहा है। फिर रावण का जो बेटा त्रिशिरा था उसका ये है, ये हनुमान जी का है। फिर एक सीता जी का इसमें है, और एक इसमें ये शिव, भगवान शिव नंदी पर हैं सवार, और नीचे भृंगी ऋषि हैं जो नृत्य मुद्रा में हैं, और इस पर एक ब्राह्मी स्क्रिप्ट में अभिलेख अंकित है। ये अभिलेख इस बात को साबित करने के लिए काफ़ी है। ये पूर्ण रूप से ये साक्ष्य है हमारा, और ये ठोस साक्ष्य है जो बता रहा है कि ये 1600 वर्ष पहले जिस ब्राह्मी स्क्रिप्ट का उपयोग होता था उसे इसमें लिखा गया है। यानी इन मूर्तियों का समय 4वीं शताब्दी ईस्वी का है। ये इसके लिए वो ठोस साक्ष्य है। चौसागढ़ में एक मंदिर का अवशेष है। उसमें जिन ईंटों का उपयोग किया गया था ये है, यानी गुप्त काल में वहाँ एक टेराकोटा का मंदिर, हिंदू मंदिर रहा होगा, जिसमें इन ईंटों का उपयोग किया गया है। ईंट पर यक्ष का, पुरुष का, बंदर का अंकन किया गया है। फिर ये रामायण से संबंधित राम सुग्रीव का जो दोस्ती का शास्त्रों में या रामायण में चर्चा है, तो आप देख सकते हैं कि भगवान राम अपने गोद में सुग्रीव को बैठाए हुए हैं। इसी तरह फिर ये त्रिशिरा का है जो रावण का लड़का है था, उसका है। फिर ये भी त्रिशिरा का ही है। त्रिशिरा को 6 हाथ और 3 सिर होता था, उसमें कमर में तलवार है, इसलिए उसका अंकन किया गया है। फिर यहाँ एक जो मंदिर का जो ईंटें हैं उसमें हनुमान है, फिर ये बंदर का है, फिर सिंह का है, फिर ये शिकार करते हुए बाघ शिकार कर रहा है उसका अंकन है, और एक बंदर का, और ये ईंट पर यक्ष का अंकन है। इस तरह से ये जो सामग्रियां हैं वो पूर्ण रूप से रामायण से संबंधित है, जो अभी तक बिहार में इतनी पुरानी रामायण से संबंधित टेराकोटा नहीं मिली थी। इसलिए ये हमारे संग्रहालय की दुर्लभ है और ये अनुसंधानकर्ताओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है। वैसे तो चौसा की खुदाई में मिली गुप्तकालीन ये तमाम मृण मूर्तियां दुर्लभ हैं, लेकिन इनमें भी शिव पार्वती पाणी ग्रहण को दर्शाती कल्याण सुंदर तथा महाभारत में वर्णित विश्वामित्र मेनका के प्रेम और शकुंतला के जन्म की कथा कहती ये 2 मृण मूर्तियां अति विशिष्ट एवं अनमोल है। सिर्फ पुरातत्व के लिहाज से ही नहीं, बल्कि भारत की मूर्ति कला के नजरिए से भी। इसीलिए इन दोनों मृण मूर्तियों को संग्रहालय की मुख्य दीर्घा में इस तरह रखा गया है कि प्रवेश के साथ ही आगंतुकों की दृष्टि सर्वप्रथम इन पर ही जाती है। हमारे संग्रहालय की मास्टरपीस जो है ये विश्वामित्र, मेनका और शकुंतला की प्रतिमा है। ये भी मृण मूर्ति है और ये भी गुप्तकालीन है, और ये चौसा से ही 2012-13 में के उत्खनन में मिली थी। ये जो हमारी ये मूर्ति है, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है और ये दुर्लभ कहानी है। जैसे महाभारत में कहा गया है कि जब विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे तो उनकी तपस्या को भग्न करने के लिए देवराज इंद्र ने मेनका को भेजा, और मेनका उनको अपने वश में करने के लिए उनको लुभाती है, और बाद में दोनों में प्रेम प्रसंग होता है। बाद में दोनों से एक बच्ची का जन्म होता है। बच्ची के जन्म होने के बाद
विश्वामित्र जी को पता चलता है कि तपस्या भग्न हो गया। उन्होंने गुस्से में अपने आश्रम से मेनका को भगा देते हैं, जिसका दृश्य आप देख सकते हैं कि भगाने का दृश्य दिखाया गया है। और जब मेनका स्वर्ग जाने लगती है वापस, तो अपनी बच्ची को तो साथ ले नहीं जा सकती थी, उन्होंने जंगल में ही बच्ची को छोड़ दी। और ये जंगल का सीन आप देख सकते हैं, पत्ता बिछा हुआ है, उसमें पेड़ पौधे हैं, उसमें तो वो बच्ची को छोड़ के वो चली जाते हैं। यही बच्ची जो धीरे धीरे जो बढ़ती है, इसका लालन पालन पक्षियों द्वारा किया गया, इसलिए इसका नाम शकुंतला पड़ा। और बाद में शकुंतला जब बड़ी होती है तो उसका दुष्यंत से प्रेम होता है, फिर शादी होती है, उनसे एक जो बच्चा जन्म होता है उसका नाम भरत होता है। और बाद में वो उसी भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इस तरह से इस जो ये मृण मूर्ति है उसके पीछे इतनी बड़ी कहानी है महाभारत की, और इस तरह की ये दुर्लभ है। और ये हमारी भारत की कहा जाए तो सबसे बड़ी विरासत है, और ये दुर्लभ एंटिक्विटी है हमारे के लिए। इसी तरह फिर पुराणों में, धर्मशास्त्रों में चर्चा है कि शिव पार्वती परिणय का, तो इस मूर्ति में ये भी गुप्तकालीन है और ये भी चौसा से ही मिली है, ये भी मृण मूर्ति है। तो ये भगवान शिव पार्वती को हाथ पकड़े हुए हैं, पाणी ग्रहण संस्कार के रूप में हैं, और पुरोहित के रूप में ब्रह्मा जी नीचे बैठे हुए हैं, और फिर दोनों तरफ सूर्य एवं विष्णु का अंकन है। ये भी अभी तक जितनी भी मूर्तियाँ मिली हैं, वो टेराकोटा हो या पत्थर हो, सबसे पुरानी हैं और ये दुर्लभ है। इन दोनों मूर्तियों से ये स्पष्ट होता है, या और जो चौसा से जो टेराकोटा मिला है, इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ के जो बुद्धिजीवी थे, साहित्यकार थे, धर्मशास्त्रों का गहन अध्ययन करते थे, उसके आधार पर शिल्पकारों को प्रशिक्षित करते थे। और शिल्पकार इतने निपुण थे कि इतनी सुंदर सुंदर उन्होंने मूर्तियों का निर्माण किया, जो आज दुर्लभ है। और हमें बताने के लिए काफ़ी है कि हमारी विरासत कितनी समृद्ध थी। और ख़ास करके जिस बक्सर की चर्चा हम लोग हमेशा करते हैं विश्वामित्र को लेकर के, उस विश्वामित्र के जो आश्रम के बारे में जो सिद्धाश्रम की चर्चा करते हैं, उस दृष्टि से भी ये सबसे पुरानी साक्ष्य है कि ये विश्वामित्र इस जगह के थे। और 1600 वर्ष पहले भी यहाँ के लोग विश्वामित्र के बारे में जानते थे, इसलिए ये इस तरह की मृण मूर्तियों का निर्माण कराया गया। धार्मिक, पुरातात्विक और सांस्कृतिक इतिहास के क्षेत्र में बक्सर का स्थान बेहद महत्वपूर्ण है। और बक्सर ही नहीं, राज्य के कई शहर और क्षेत्र ऐसे हैं जो बिहार के गौरवशाली अतीत और समृद्ध संस्कृति के वाहक हैं, जिनकी गवाही बिहार के विभिन्न संग्रहालयों में मूर्त रूप से दर्ज है। वैसे ही जैसे बक्सर की पुरातात्विक विरासत के जीवंत दस्तावेज और प्रमाण सीताराम उपाध्याय संग्रहालय में संग्रहित कलाकृतियों और मृण मूर्तियों में दर्ज है। बंगाल से बिहार के विभाजन के बाद बिहार की समृद्धशाली विरासत को सहेजने के लिए संग्रहालय एवं शोध संस्थान स्थापना करने का निर्णय लिया गया। सबसे पहले 1915 ईस्वी में बिहार एंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी की स्थापना की गई, जिसमें तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर CS बेली, सच्चिदानंद सिन्हा, काशी प्रसाद जायसवाल, इन लोगों के सहयोग से बिहार एंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी की स्थापना हुई। शोध का कार्यकलाप प्रारंभ हुआ। फिर जरूरत पड़ी एक संग्रहालय की, क्योंकि अनुसंधान के क्रम में राज्य में जो विद्वान लोग घूमते थे तो अनेक पुरावशेष मिलती थी, जिसको जमा करने सहेजने के लिए 1917 ईस्वी में पटना संग्रहालय की स्थापना की गई। बाद में महापंडित राहुल संकृत्यायन द्वारा तिब्बत से 10,000 तिब्बती बौद्ध ग्रंथ ला करके उसको और समृद्ध किया गया।
फिर बाद में राज्य सरकार द्वारा बिहार म्यूजियम की स्थापना की गई, जो पटना म्यूजियम की जो सामग्रियां हैं, खास करके पुरावशेष, उसको वहाँ पर सुरक्षित रखने के लिए जमा किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जब 1917 ईस्वी में बिहार आए और चंपारण गए थे, सत्य का पहला प्रयोग उन्होंने किया था। उसी क्रम में यहाँ के लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 3 स्कूलों की स्थापना की। पश्चिमी चंपारण जिला के भितिहरवा गांव में गांधी स्मृति संग्रहालय नाम की ये संस्था है, जिसकी स्थापना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी द्वारा ही की गई थी। वहाँ से लोगों को अनेक प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी। बाद में फिर बिहार में अनेक संग्रहालयों की स्थापना हुई। इसमें प्रमुख रूप से जो यहाँ के शिक्षाविद थे, उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। दरभंगा में बाबू चंद्रधारी सिंह, जिन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री को अपने जो पुरावशेष थे या पांडुलिपियाँ थी, जो इसको उन्होंने संग्रह करके रखा था, उन्होंने दरभंगा में एक संग्रहालय बनाने के लिए सुपुर्द कर दिया। फिर दरभंगा महाराज के परिवार से जो भी सामग्रियाँ थी वो कुमार सुभेश्वर सिंह द्वारा सरकार को दिया गया, जिससे महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह संग्रहालय बनाया गया। फिर धीरे धीरे ये बढ़ता गया। हर एक ज़िले में, हर एक क्षेत्र में संग्रहालय की आवश्यकता हुई। 1973 ईस्वी में नवादा के जो जिला पदाधिकारी थे नरेंद्र पाल सिंह, उन्होंने गांव-गांव से पुरावशेषों को इकट्ठा करके नारदह संग्रहालय की स्थापना की। इसी तरह जमुई में चंद्रशेखर सिंह के नाम पर एक संग्रहालय है, जहाँ के बुद्धिजीवियों द्वारा संग्रह को वहाँ सुपुर्द किया गया। फिर भागलपुर संग्रहालय में अनेक दुर्लभ पुरावशेष हैं। फिर गया संग्रहालय है, जिसमें अन्य सामग्रियों के अलावा कामदेव की दुर्लभ मूर्तियाँ हैं। इसी तरह अन्य संग्रहालयों को देखते हुए, जैसे बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर उनका जो घर है, उसको संग्रहालय बनाया गया। और फिर छपरा में फिर बाबू रामचंद्र शाही संग्रहालय मुजफ्फरपुर, दीपनारायण सिंह संग्रहालय हाजीपुर, फिर राम पुकार सिंह चेचर में स्थापना किए थे, जिसे बाद में सरकार ने उसे अधिग्रहण कर लिया। फिर मुंगेर में एक संग्रहालय है। लखीसराय में एक समृद्ध संग्रहालय हाल में बनाई गई है, जो लखीसराय की सामग्रियों को इकट्ठा करके वहाँ रखा गया है। और इन संग्रहालयों में जो हमारे राज्य की जो महत्वपूर्ण संग्रहालय है, वो पटना में 4-5 संग्रहालय हैं, जैसे बुद्ध स्मृति पार्क संग्रहालय है, फिर जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय है, फिर ब्रज बिहारी संग्रहालय है और सूर्य नारायण सिंह संग्रहालय है। इसी तरह राज्य में संग्रहालय स्थापित करने की कारवां चलता गया और 1979 ईस्वी में सीताराम उपाध्याय संग्रहालय की स्थापना की गई बक्सर में। पहले वो बक्सर संग्रहालय उसका नाम रखा गया था, जहाँ पर इस क्षेत्र में मिली हुई पुरावशेषों को इकट्ठा करके बनाया गया था। लेकिन बाद में 1993 ईस्वी में सीताराम उपाध्याय जी ने अपना जो संग्रह था, वो जो स्वांतः सुखाय संग्रह किए थे, गांव-गांव पुरावशेषों को चुन करके इकट्ठा किए थे, उनके द्वारा इस संग्रहालय को सारी सामग्रियां दान दे दी गई और इस संग्रहालय का नाम सीताराम उपाध्याय संग्रहालय रखा गया। इसमें बक्सर जिला की सांस्कृतिक विरासत संरक्षित है। इसमें कुछ पांडुलिपियाँ हैं, प्रस्तर मूर्तियाँ हैं, सिक्के हैं, मनके हैं और सबसे महत्वपूर्ण जो चौसागढ़ की खुदाई में जो सामग्रियाँ मिली हैं, खास करके मृग मूर्तियाँ मिली हैं, वो अत्यंत ही दुर्लभ है। वो उसमें रामायण एवं महाभारत से संबंधित सामग्रियाँ हैं, जिस
पर अनुसंधान करने देश विदेश से लोग आ रहे हैं और ये आज हमारा संग्रहालय पूरे बिहार की जो विरासत है उसको सहेज कर रखने में सबसे आगे है। सीताराम उपाध्याय संग्रहालय में संग्रहित मृण मूर्तियां और कलाकृतियां पहले से ही अपनी वैश्विक पहचान रखती रही हैं। इस पहचान को कुछ और पुख्ता, कुछ और चमकदार बना रही हैं संग्रहालय में प्रदर्शित ये गुप्तकालीन मृण मूर्तियां, जिन्हें देखने समझने के लिए स्थानीय पर्यटकों के अलावा दूर दूर से विद्वान और अनुसंधानकर्ता आ रहे हैं, विदेशों से भी। यह बक्सर और बक्सर के इस सीताराम उपाध्याय संग्रहालय के लिए निश्चित ही सम्मान और गौरव की बात है।